हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक अच्छे होंगे। बेटे थोड़ा सा वीडियो में डिले हुआ, मैं मानता हूँ, बच्चों का पेपर चल रहा था। मैं स्कूल टीचर हूँ, थोड़ा सा उसमें भी व्यस्त था। अब आप नया चैप्टर मैं आपको पढ़ाने चला हूँ, एनसीईआरटी का बेटा चैप्टर 7। चैप्टर नेम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। लिख लें, चैप्टर का नाम लिखें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। अब बेटे इसमें कई ऐसे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, शब्द दिखाई दे रहे हैं, पहले मुझे वो बताना चाहिए। जैसे पार्टिकल क्या है, सिस्टम क्या है, मोशन तो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इट मीन्स हाफ पोर्शन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हम लोग बेटे अगर बात करें कि पार्टिकल क्या है, सिस्टम क्या है, एक्सटेंडेड बॉडी क्या है, तो आज हम लोग एक एक बात करें। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा क्या है बेटे पार्टिकल। लिखें, लिखो बेटा। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा हूं बेटा? एन ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु whose mass फाइनाइट, जिसका मास क्या हो बेटे? फाइनाइट मीन्स निश्चित हो, फिक्स हो। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास फाइनाइट हो लेकिन उसकी साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर मीन उसकी बनावट क्या हो? नेग्लिजिबल हो। उसकी बनावट क्या ले लें बेटे? नेग्लिजिबल ले लें, ना के बराबर ले लें, उसकी कोई शेप साइज डिफाइंड ना हो। तो क्या लिखा? इट इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट हुज मास, क्या लिखा बेटा? फाइनाइट। लिख लिया। बट लेकिन क्या क्या लिखा? हुज, आगे क्या बोला मैं? साइज एंड क्या बोला? शेप मीन्स स्ट्रक्चर। कैन बी, ले सकते हैं क्या? नेगलेक्टेड। क्या किया बेटे? उनके शेप साइज को हम नेग्लिजिबल ले लें। बोलो। मास क्या ले लें? फाइनाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट को मैं क्या बोलूंगा? पार्टिकल। अब पार्टिकल के बाद आइए सिस्टम क्या है। अगले हिंट डालिए, सिस्टम। क्या लिखेंगे बेटा? सिस्टम। अब बेटे सिस्टम बना है पार्टिकल से। क्या बोला? सिस्टम बना है, हाँ, सिस्टम बना है पार्टिकल से। और जब हम किसी भी सिस्टम को बनाएंगे, किससे बनाएंगे? पार्टिकल से बनाएंगे। और जब पार्टिकल को बेटे असेंबल करेंगे तो पार्टिकल क्या करते हैं बेटे? एक दूसरे पर क्या लगता है बेटा? इनसाइड फोर्स लगता है। उस लगने वाले फोर्स को
इंटरनल फोर्स कहते हैं। मेरी बात तो सुने क्या मैं कहा। कोई सिस्टम बनाओ और जो सिस्टम बनाए तो पार्टिकल आपस में क्या होंगे, असम्बल होंगे, और वह जब असम्बल होंगे तो असम्बल होने के साथ उनके आपस में फोर्स लगेगा। फोर्स एक्ट वन पार्टिकल टू अनदर इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम के अंदर उस लगने वाले फोर्स को बेटे क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स। अब लिखिए पहले सिस्टम क्या है। अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, मैं लिख दूं, मैं लिख दूं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच म्यूचुअली इंट्रैक्ट, म्यूचुअली मीन्स परस्पर, इंट्रैक्ट मीन्स जुड़ते हैं, मिलते हैं, म्यूचुअली मीन्स एक दूसरे पर, एक दूसरे से, म्यूचुअली इंट्रैक्ट एक दूसरे से मिलते हैं। लिखे म्यूचुअली इंट्रैक्ट ईच अदर इज नोन एज सिस्टम। क्या मैं समझा पाया? बेटे मैंने अभी कुछ ज्यादा नहीं बताया, पार्टिकल बताया जिसका मास निश्चित हो, शेप साइज निश्चित ना हो, बात खत्म हो गई। मैं आया अभी चैप्टर के नाम की व्याख्या कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। फिर मैं आया सिस्टम के पास। सिस्टम किसे कहता हूं? वही पार्टिकल को कलेक्ट करो, क्या बनाओ, क्या बनाओ, सिस्टम। जब सिस्टम बनाएंगे तो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ इंटरैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, बंधेंगे। उनको बांधने में जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं? तो अब आइए इंटरनल फोर्स की डिफिनीशन भी लिख लीजिए। सिस्टम तो लिख दिया ना, इंटरनल फोर्स लिखो। द फोर्स बाई पार्टिकल टू ईच अदर, the force by particle to each other, the force by particle to each other inside the system, सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? चलिए इंटरनल फोर्स भी समझ में आ गया। क्या समझ में आया सबको? चलिए इंटरनल फोर्स हो गया, सिस्टम हो गया। अब हमारे बात की बात करता हूं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स लिखिए। ये तो इंटरनल हो गया, बोलो भाई। अब आप लिखें क्या? क्या मैं लिखने चल रहा हूं? फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी, एजेंसी में साधन, एजेंसी में साधन, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा सिस्टम पर फोर्स लगाया जाए, उस लगने वाले फोर्स को, किसी भी एजेंसी के द्वारा सिस्टम पर फोर्स लगाया जाए, उस लगने वाले फोर्स को, तो लिखिए द फोर्स exerted by, the force exerted by the body on the body, सॉरी लिखना by बोल दिया, the force exerted on the body by external agency, by external agency is called external force। किसी भी एक्सटर्नल मीन्स वाय साधन द्वारा बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो उसे मैं क्या बोला? सबको समझ में आया? अब एक्सटर्नल फोर्स के बाद बेटे एक शब्द और लिख लिए, एक्सटेंडेड बॉडी क्या होती है? मैं शब्द लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एक्सटेंडेड बॉडी।
क्या लिखा बेटा? एक्सटेंडेड बॉडी। अब चलिए आपको बताएं एक्सटेंडेड बॉडी क्या है। एक्सटेंड मीन्स फैला हुआ, एक्सटेंडेड मीन्स फैला हुआ। हम यहां एक्सटेंडेड माने क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसी बॉडी जिसका मास स्पेस में फैला हो, इसमें 3D फैला हो, उस बॉडी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड बॉडी, राइट। अ बॉडी विच मास इज, a body whose mass is distributed, whose mass is distributed in a space is called extended body. Extended body. इसी चैप्टर का बहुत ही अच्छा सुंदर सा टॉपिक मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। शायद ही बच्चे सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन बता पाएँ, तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे करके सेंटर ऑफ मास बताने चल रहा हूँ। आप आज जानिए सेंटर ऑफ मास क्या है। बहुत सारे फिर बॉडी डिफिनीशंस मोशन के बताने हैं, वो बाद में, इसके बाद में बताऊँगा। और अब एनसीईआरटी आप हमेशा लिए रहें, तुरंत न्यूमेरिकल भी होते रहेंगे, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, हमारा नहीं। मैं लिख दे रहा हूँ बेटे, ध्यान देना। मैं टॉपिक तो लिख दे रहा हूँ, लेकिन क्या, मैं ये नहीं बताना चाह रहा था क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य सेंटर ऑफ मास को कैपिटल CM लिखा जाता है। मैं डिफिनीशन बताना नहीं चाह रहा था, टॉपिक क्या पढ़ाना नहीं चाह रहा था, पढ़ाना चाहता नहीं बताना चाहता था, लेकिन चूंकि आप पूछते सर क्या पढ़ा रहे हो, इसलिए मैं लिख दिया। लेकिन मैं भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं नाम लिख दिया हूँ बस। आइए बात करता हूँ। भैया सुने ध्यान से। हमने एक रॉड ले लिया, उस रॉड में दो बॉडी को असेंबल कर दिया, दो बॉडी को असेंबल कर दिया। जब दो बॉडी को असेंबल कर दिया, और ये पॉइंट O है, अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा क्या है। मैं मान ना सेंटर मास मत कहिए अभी मेरी बातों को सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं लिख दिया इसलिए आप बता रहे, मैं बताना नहीं चाह रहा था ना, मैं पहले बता दिया। समझिए, मतलब हमारी बातों को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। एक रॉड थी, एक रॉड है, एक रॉड थी, उसमें दो बॉडी को क्या किया? असेंबल कर दिया। तो मेरे पास रॉड तो नहीं है, लेकिन मेरी स्टिक कहाँ चली गई? लाओ। ये मान लो एक यहाँ बॉडी है और एक बॉडी यहाँ पर, ऐसे असेंबल कर दिया। प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ना ऐसे। अब किया क्या बेटे, अब आप इसको समझिए ध्यान से। मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया, समझ रहे बेटा? यहां पर फोर्स लगा दिया, तो यह बॉडी क्लॉकवाइज घूम जाती है। बड़ी सुंदर ढंग से पढ़ाऊंगा, सबको याद हो जाएगा। ध्यान सुनिए, मजा आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास जिंदगी में भूलेंगे नहीं ना, कोई जल्दी बता नहीं पाता बच्चा, वो कंफ्यूजन में रहता है। आज सारा कंफ्यूजन दूर करने चल रहा हूं। एक रॉड थी, एक बच्चे ने ऊपर से जाके फोर्स लगा दिया, रॉड अपनी एक्सिस पे घूम गई। बोलो क्या कर गई? हाँ। एक दूसरा मेरा बच्चा, उदंड बच्चा, कहता है हम नीचे से घुमाएंगे। बड़ा चतुर बन रहा था। हमने कहा चलो बेटा तुम भी घुमा दो यहां से।
वो यहां से आया, फोर्स लगा दिया, यहां से फोर्स लगा दिया। फिर एक बच्चे ने इसे क्या कहा, और ऊपर से फोर्स लगा दिया, तो ये कैसे घूम गई? ACW, बोलो यार, कैसे घूम गई? एंटी क्लॉकवाइज। एक बच्चा तीसरे मेरे एक्सपेरिमेंट पहुंच रहा है, उसने क्या किया? अब फिर आपने जल्दबाजी में बोल दिया। उसने क्या किया? ओ बिंदु पर क्या अलग किया? ओ बिंदु पर क्या लगाया? फोर्स। और ओ बिंदु पर फोर्स लगाने के बाद मेरा ये सिस्टम ट्रांसलेशनल का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या कर गया? चल गया, मूव गया, फिसल गया, सरक गया। अगर उसने वह पॉइंट जिस पर फोर्स लगाया और वो ट्रांसलेटरी मोशन कर गई, उस पॉइंट का नाम क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? तो मैं कह दूं, सेंटर ऑफ मास वह बिंदु है जिस पर फोर्स लगाने से बॉडी कैसे मोशन करती है? कैसा मोशन करती है? हैं? हाँ, हम तो सोचे बोल ही नहीं पाएंगे। अब क्या लिखा? इफ एफ अप्लाइड, एफ मीन्स, चलिए, फोर्स अप्लाइड एट द पॉइंट ओ, अगर फोर्स को ओ पे लगाया, देन तब द सिस्टम हैज, मेरी बात सुनना, वनली, सर्कल बना दिया, वनली कैसा मोशन? हाँ, शायद समझा पा रहे हैं क्या? चलिए तब तो ठीक है, हमारे बच्चे समझ रहे हैं तब तो ठीक है। क्या लिखेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, बोलो बेटा। द पॉइंट ओ इज नोन एज क्या? सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया बढ़िया से? नहीं आया? तो समझ में आया क्या किया? एक कोई सिस्टम था, मैंने फोर्स लगाया, यह अपने एक्सिस पे घूम गई। फिर मैंने फोर्स को प्लेस चेंज किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया, कहाँ पर फोर्स लगाना है, फिर अपने एक्सिस घूम गया। लेकिन एक बच्चे ने वो बिंदु पर फोर्स लगाया जिस बिंदु पर फोर्स लगाने से बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर जाती है, उस बिंदु को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अब बेटे कुछ फार्मूले देखेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड वीडियो में या सेकंड लेक्चर में शूट करेंगे कैसे मैं एक्सप्रेशन निकाला। आज मैं फार्मूले बता दे रहा हूँ, इसका डेरिवेशन नेक्स्ट आपको लेक्चर में करूँगा विद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ भी। आइए लिखिए टॉपिक, 1 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन देखो बेटा, 1 डायमेंशनल मोशन बेटे आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, चलता है, मोशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन। अब मैं बेटे देखिए ध्यान से,
सपोज करते हैं x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पार्टिकल कौन, m1। दूसरा कितना चलता है बेटा, x2, मास क्या है, m2। सपोज करिए O इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, कैसे हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, कहाँ, एक्स एक्सिस पर। क्यों एक्स एक्सिस पर, बिकॉज पार्टिकल मोशन एलॉन्ग वन डायमेंशन। तो बेटे क्या कॉन्सेप्ट है, मैं इसको आपको डिराइव करके दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। सिमिलरली टू डायमेंशन, similarly two dimension, यहां बेटे M1 होगा, सॉरी। अब टू डायमेंशन की बात होगी बेटे, तो टू डायमेंशन का मतलब बॉडी मूव इन टू एक्सिस। टू एक्सिस का मतलब मेरे बेटे एक्स एंड वाई एक्सिस। अब सपोज किया भैया, क्या हुआ, M1, ये पार्टिकल कौन है बेटे, M2। बेटे इसका तू कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, x1 और y1। सपोज कि यहाँ डिस्टेंस कितनी है, x1, यहाँ कितनी है, y1। ये कितना आपको देगा बेटे, x1 y1। इसका क्या मिलेगा, x2 और y2। ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास। टू एक्सिस में अगर फार्मूला मिल गया निकालने के लिए, बॉडी टू एक्सिस, टू डायमेंशन मोशन करे, टू एक्सिस मोशन करे, तो बेटे x के लिए x हो जाएगा, y के लिए क्या मिलेगा, क्या, मास m1 y1 m2 y2 अपान m1 प्लस m2। क्यों कि बेटे सपोज किया यहां से डिस्टेंस कितनी है, x, ये डिस्टेंस कितनी है, y, o का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एंड y, x एंड क्या मिलेगा, y। इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, m1 x1 m2 x2 अपान टोटल मास। y का लेंगे बेटे सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे, m1 y1 m2 y2 अपान टोटल मास। अब लास्ट इसके बाद आइए, टू डायमेंशन के बाद बेटे थ्री डायमेंशन बात करता हूं। अब बात हम थ्री डायमेंशनल मोशन की करेंगे। थ्री डायमेंशन में बेटे क्या करेंगे, थ्री डायमेंशन क्या करेंगे, यहां पर एक और लगा देंगे, क्या, x1 y1 z1, यहाँ x2 y2 क्या लिखेंगे बेटा, z2, यहाँ क्या हो जाएगा x y z।
तो ये आपका एक्स वाई जेड का फॉर्मूला यही रहेगा। अब जेड की बात करेंगे, एक और हमने बढ़ा दिया, सेंटर ऑफ मास एलॉन्ग जेड एक्सिस, तो m1 z1 m2 z2 अपान टोटल मास। तो क्या आपको समझ में आया? सबको आया? तो पहली बात आज जाने, आज का सबसे बड़ा मुद्दा था सेंटर ऑफ मास सिखा देना। सेंटर ऑफ मास की समराइज वैल्यू है किसी भी बॉडी का वह पॉइंट जिस पर फोर्स लगा दिया जाए और बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना शुरू कर दे, उस पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। हो गया बेटा? कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटे सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे, कहाँ से मैंने टू एक्सिस निकाल कर दिया है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये तो मैंने आप लोगों को आज इक्वेशन बना दिया है। अब इसे कैसे हम लोग निकालेंगे ये हम सीखेंगे। कहाँ से हमने m1 x1 m2 x2 अपान टोटल मास m1 प्लस m2 पाया है। ठीक है? कंप्लीट कर लिए सब लोग? अब अगला बात करें बेटे, हम लोग सेंटर ऑफ मास टू बॉडीज का इन टू एक्सिस में एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो आप उसको सिखाना है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, कैसे मिलता है। बहुत सारी बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास ये फिक्स नहीं है कि वह सेंटर पर ही मिले। जैसे आप अपनी जब एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे, एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जहां पर आप सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही पाएँ। आप एनसीईआरटी बुक को स्टडी करेंगे, काफ़ी आगे मैं चला आया हूँ। एनसीईआरटी बुक में देख नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, मैं उसको बताऊंगा। अब बेटे यहीं पर आपका टॉपिक यहीं पर क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कैसे मैं एक्सप्रेशन पाया, क्योंकि आपकी इच्छा ज़रूर होगी कि सर मैं कहाँ से इसको पा गए, आपने कहाँ से लिख दिया। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेंटर ऑफ मास टू पार्ट के सिस्टम को बेटा डिराइव करके दिखाऊंगा। फिर कुछ कमियां रह गई, एनसीईआरटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अभी बचे रह गए थे, टॉपिक्स थी। उसका रीज़न ये था कि बहुत बच्चों को जल्दी एग्ज़ाम के कारण जल्दी सिलेबस को बढ़ाया, लेकिन यहाँ से मैं बेटा कंप्लीट करूँगा, आप चिंता ना करें। थैंक यू क्लास, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।